जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे, रिविजन कर रहे थे, है ना। कितने 2 सेगमेंट हो गए, तीनों पढ़ने हैं, तीनों करने हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो कहाँ तक पढ़ेंगे, जो यहाँ तक पढ़ेंगे ना, 4 पेज छोटे थे। तो शुरू करते हैं ना। क्या करेंगे, थोरोली रीड करेंगे, रीडिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे पर ऑनेस्टली करेंगे, ताकि हमको चीज़ें समझ आए। हम कुछ पढ़े तो समझ आए, कभी एमसीक्यू में आ जाए तो हम सोल्व कर पाए। अगर एक लाइन हमने पढ़ी, अगर उससे क्वेश्चन बने तो जहन में ये रहे कि हाँ कहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत हमें आता है, याद है। और फिर ऐसे अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत हमारा पक्का हो जाएगा, है ना। हमने एक आउटलुक तो तैयार कर ही रखा माइंड में कि ये यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ ऐसे करके एक ब्रॉड इमेज तो बना रखी है हमने। उस ब्रॉड इमेज को हमको साफ करना है, थोड़ा सा ब्रश फेरना है, उस पर धूल हटानी है, महीन धूल हटानी है, ताकि हर एक छोटी से छोटी बात हमको अच्छे से याद हो जाए। ये मल्टीपल टाइम रिविजन से होगा। और फिर एमसीक्यू लगाने से होगा। वहाँ एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आए, इससे जुड़ा तुमको पता चलेगा, उस पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में पहले तो ये पता चलेगा, फिर एग्जैक्ट पता चलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे अपन। इसके बाद 4 पेज पढ़ेंगे, एक ही हो जाएगा। 2 मतलब 3, 2 और 3 और यहाँ 4 पेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डीएनए आरएनए में अंतर और तारकाय के बारे में, और यहाँ जंतु कोशिका अंतर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या अंतर है डीएनए और आरएनए में, कैसे याद करा था हमने जैसे याद करा तो उसी तरीके से रिवाइज करेंगे। अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन जो ट्रिक बना के हमने पहले याद करा था, अगर उसी को अपन बार बार दोहराएंगे, जितनी बार रिविजन करेंगे, तो जितनी बार रिविजन करें अगर उसी को दोहराते हैं, उतनी ही बार रिविजन में अगर उसी को दोहराते हैं तो वो चीज़ पुख्ता हो जाएगी। शुरुआत से लगाकर एंड तक एक ही ट्रैक पर अगर चलेंगे, एक ही ट्रैक पर चलेंगे तो रास्ता याद हो जाएगा। ठीक है, क्या ट्रिक थे डीएनए और आरएनए में, तो डीएनए में असर, देखो र साइलेंट है, असर दार और केसर रब, असरदार केसर अपने हाथों पर रब करो तो हाथ चमकेंगे आपके। ठीक है, ऐसे करके हमें याद करना था, ऐसे करके याद करना था। अ से क्या है, अवस्थिति। स से क्या है, नहीं अ से उपस्थित होते हैं। स से साइटोसिन, ई से एडिसिन, डी से तो डी से क्या हो जाएगा, रिवीजन करना है, जस्ट रिवीजन करना है, सिर्फ रीड करना है, और ट्रिक हुई तो ट्रिक को रीड करना है। ठीक है, ट्रिक समझ लेनी है। देखो क्या करेंगे अपन, जिस ट्रिक से हमने पढ़ा था उसी ट्रिक से पढ़ेंगे, उसके अलावा जो कुछ भी बच जाता है उसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ये 2 काम करेंगे। जो हमने ट्रिक बनाई थी उसी ट्रिक के साथ दोहरा लेंगे। बाकी और भी बातें हैं, खाली ट्रिक तो 2-4 बातों की बनती है। इसके अलावा जो भी बातें हैं उसको अपन थोड़ी रीड करेंगे। ठीक है, तो ई से अपने एडिनिन करके, डी से अपने डीऑक्सी करके, ए से अपने आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करके। यहाँ क्या है, यहाँ कैसे से क्या है, तो कैसे अपने कोशिका द्रव्य में उपस्थित है ना। स से अपने साइटोसिन करके, और ई से अपने एडिनिन करके, र से अपने राइबोस करके, और पी से अपने प्रोटीन सब्स्टिट्यूशन करके। ठीक है, ये क्या है, तो ये अवस्थित ये पिरामिडी क्षार है, देन प्यूरिन क्षार है, देन पेंटोन शुगर है। ठीक है, अब आएंगे अपन तारकाय और सेंट्रोसोम। तो ट्रिक पढ़ी थी हमने यहाँ। तो एक तो सेंट्रोम शब्द है यहाँ, मतलब 1 2 3, सबसे ऊपर सेंट्रोम शब्द है, फिर बीच में पादप शब्द है, नीचे तंतु शब्द है। हाँ ये तो था तंतु शब्द है, अरे गला नहीं मिला कि जो पादप है वो अपने कपड़े में सेंट लगाते हैं, ऐसे करके हमने याद करा था। सेंट्रोम है, पादप है, तंतु है। अब यहाँ नीचे क्या ट्रिक है, तो यहाँ ट्रिक है डीएनए आरएनए डीएनए। तो इस डीएनए का मतलब क्या है, डीएनए का वो भाग जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। लाइन में याद करनी है, डीएनए से क्या बात ध्यान रखनी है कि जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। कौन है ये कौन है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे। फिर आरएनए से बना होता है, जबकि यूकेरियोटिक जीवों में यह केवल डीएनए का बना होता है। पढ़ लिया, डीएनए से क्या था, आरएनए से क्या था, डीएनए से क्या था। अब जो भी बचा उसको सिर्फ गोथू होंगे, उससे सिर्फ गोथू होंगे। तारका है तो सेंट्रोसोम है। तारका की खोज बेंडे नामक वैज्ञानिक ने की थी, और जबकि इनको सेंट्रोसोम नाम बावेरी ने दिया था। यह पादपों में उपस्थित होता है, और यह कोशिका विभाजन में सहायक या कोशिका विभाजन में संपर्क तर्क तंतु का निर्माण करते हैं। दिन सूक्ष्म का यह माइक्रोबॉडी है, बहुत सारी झिल्ली अवतरित सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। ये पौधों व जंतु कोशिका में पाई जाती है। देन नोट, जिन आनुवंशिकता की इकाई है, जिन डीएनए का भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। वायरस में जिन डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है, जबकि यूकेरियोटिक जीव में यह डीएनए का बना था। अब जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर देखना था, तो हमने अंतर इस ट्रिक से याद करा था कि कहर लगा पीके, ए को पी को निशान नहीं करने, कहर लगा पीके,
कहर बरसाने नहीं, पिछली बार हमने कहा था कहने लगा पीके, कहने लगा पीके मतलब बोलने लगा पीके, नाराज हो गया था पीके तो बोलने लगा, कहने लगा पीके मतलब अब बोलने लगा पीके, कहने लगा पीके। तो कहर लगा पीके, क से अपने हैं कोशिका भित्ति, ह से अपने हैं, ह से क्या है, ह से कोशिका, हाँ के से कोशिका भित्ति है, क से केंद्रक भी है और ह से अपने, और के से केंद्रक झिल्ली भी है ना, तो कोशिका भित्ति केंद्रक केंद्रक झिल्ली। ह से अपने हरित लवक हो जाएगा, र से अपने राइबोसोम हो जाएगा, र से अपने राइबोसोम, र से अपने रिक्तिकाएं भी हो जाएगा, ल से अपने लाइसोसोम हो जाएगा, जी से अपने गुणसूत्र हो जाएगा, ए से अपने अंतर्दल जालिका हो जाएगा, पी से अपने प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, के से अपने कार्बोहाइड्रेट का संचय होगा। पढ़ लिया सब। अब ये सारी चीजें यहाँ या तो उपस्थित हो जाएगी और यहाँ अनुपस्थित हो जाएगी। कुछ कुछ यहाँ और भी बातें उपस्थित और अनुपस्थित के अलावा, कुछ में संख्याएं हो जाएगी, यहाँ कम संख्या, अगर संख्या है तो कम संख्या और यहाँ ज़्यादा संख्या। इसके अलावा क्या बातें हैं, इसके अलावा एक दो बातें ध्यान रखेंगे, जैसे ग्लाइकोजन शब्द है यहाँ, और यहाँ स्टार्च है ना, तो ट्रिक पढ़ ली। यहाँ अनुपस्थित है सारी चीजें, यहाँ उपस्थित है सारी चीजें, यहाँ अनुपस्थित है। इसके अलावा अगर संख्या आएगी तो यहाँ कम आ जाएगा और यहाँ ज्यादा आ जाएगी। एक शब्द आएगा तो ग्लाइकोजन आ जाएगा और यहाँ कुछ और स्टार्च शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें। कोशिका भित्ति अनुपस्थित, केंद्रक उपस्थित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित, हरित लवक नहीं पाया जाता है, राइजोसोम उपस्थित, रिक्तिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है, आकार में छोटी होती है, अधिक संख्या पाई जाती है, और लाइसोसोम में उपस्थित है, गुणसूत्र उपस्थित है, छोटे आकार के होते हैं, अंतर्दल जालिका खुलदल चिकनी अंतर्दल जालिका उपस्थित होती है, इनकी अधिक संख्या होती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा पुख्ता करने के लिए एक बार पढ़ भी लिया है। ठीक, समझ गया ना, बताया क्या था कि यहाँ सब में उपस्थित आएगा, ने संख्या होगी तो कम होगी, लेकिन उसको रिवर्स करना पड़ गया, पढ़ा तो पता चला कि संख्या ज्यादा है। तो उपस्थित संख्या वाला ध्यान रखेंगे, और एक शब्द है यहाँ ग्लाइकोजन, तो ये हमने पढ़ा है। अब आ जाएंगे अपन अगले पेजेस पर, है ना। तो जीवों में श्वसन पढ़ेंगे। जीवों में श्वसन में यहाँ ग्लूकोज से ऊर्जा का उत्पादन 2 पदों में होता है, और श्वसन संरचना विभिन्न जंतु और समूहों में गैसों के आधार प्रदान किया। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे ना, वो हमें कुछ भी पहले नहीं पढ़ा था पहले भी। ये दोनों पैराग्राफों के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं कि क्या है, क्यों है, कैसे प्रश्न बनेंगे, बस ये है कि किताब में जो है हम पढ़ लेंगे और फिर यहाँ पढ़ेंगे। अब समय कितना हो गया, तो फटाफट से गो थ्रू हो जाएंगे। देखो, प्रथम भाग द्वितीय भाग, यहाँ है गाग यानी गगरी, गाग यानी घड़ा, और यहाँ सांप, मान लो सांप जो है वो घड़ा लेके चल रहा है, जैसे पनियारी चलते ना वैसे। तो ग से ग्लाइकोसिस हो जाएगा, ए से ऑक्सीजन हो जाएगा, ए से ऑक्सीजन ऑफिस हो जाएगा, और जी से हो जाएगा ग्लूकोज, और जी से हो जाएगा ग्लूकोज। स से यहाँ साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ए से ऑक्सीजन हो जाएगा, पी से यहाँ उत्पाद हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ इसका कुछ भी नहीं लिखा आपने, इसका कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि शायद ये दोनों में कॉमन है, जैसे 2 ATP कॉमन है, बाकी सबका लिख लेगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया। अब आ जाते यहाँ, तो यहाँ भी ऐसा ही पता नहीं है, बस हमने याद कर लिया। तो ये क्या है, पने, देखो पने एम है कि पन्ना एम है, यानी शादी करना एम है। शादी करना क्या है, पन्ना, पन्ने मतलब क्या होता है, शादी करना, हमारे लोकल लैंग्वेज में पन्ना शादी करने के लिए। तो पन्ना क्या है, आपका एम है, मतलब अच्छी लड़की से शादी करना आपका एम है, वो जो आपके परिवार का ध्यान रख सकें, आपके बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें, ऐसी अच्छी लड़की से शादी करना आपका एम है। तो पन्ना क्या है, एम है ना। देखो पी से क्या है, पता नहीं क्या है, बस याद कर लिया हमने। पी से क्या है, ये क्या है पता नहीं, ज्यादा जंतु समूह है, श्वसन संरचना है, अंग। तो पोटो, हाँ जो ये अंग है कि ये इन जंतु में ये श्वसन के अंग होते हैं। पी से है पोटोजोन्स, ने से है नेडेरियम, पी से है एनेलिडा, ए से है आर्थ्रोपोडा। अरे यहाँ हमने ये बना लिया था, पर चलो अभी देखो। एम से है मालस्का, ई से है इनाइन मतलब इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडर्मेटा, ऐसे करके, है ना। फिर आ जाती है, यहाँ पढ़ लेते, फिर बताती हूँ क्या बताना चाहती कि पांच जो है वो घन और तग। हाँ, यहाँ ये ट्रिक भले लिखी वाली थी, लेकिन बाद में हमने दूसरे तरीके से रिवाइज करा थी। उसको कहा था कि हमने ना कि अपन पूरा परिवार शॉपिंग के लिए जा रहा है, मॉल में शॉपिंग के लिए जा रहा है। यहाँ हमने शरीर के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था
है ना। पूरे परिवार शॉपिंग करने के लिए जा रहा है तो मोल है, पैसे लेके जा रहा है ना। इकाई है, परिवार का हर एक सदस्य जा रहा है, हेमी है, मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं, निडेर, एन्ना, प्रोटो, ऐसे करके हमने पढ़ा था। फिर यहाँ जो है शरीर है, शरीर का उत्सर्जन था, शरीर का उत्सर्जन था तो शरीर है ना, यूरिन हो गया, त्वचा हो गया, ग्रसनी हो गया, शरीर के अंग सारे सारे, शरीर है, प्लाज्मा है, गिल्स है, तो शरीर के अंग है। उत्सर्जन तो पता नहीं कैसे, शरीर के अंग और यहाँ पूरा पूरा मोल में शॉपिंग करने जा रहा है। अब यहाँ ये इन दोनों को मतलब ये पढ़ने के बाद हमको ये पढ़ना है। इसको हम ध्यान रखा था कि ये ऊपर वाली एक लाइन ध्यान रखेंगे, इसके नीचे ध्यान रखेंगे। ऊपर वाली लाइन क्या है, काओ, जल, एटीएम और फिर जल और एटीएम। मतलब कि पति ने कहा पत्नी को कि मेरे लिए पानी ले आओ और एटीएम ले आओ। एटीएम दो बार आएगा, पानी 2 बार आएगा। यहाँ भी वही बात का कहो क्या लाना है, तो कहो, उसके बाद जल है, एटीएम है। पत्नी पूछ रही थी क्या करना, तो कहा कि पानी ले आओ और एटीएम ले आओ। इसके अलावा और भी शब्द है लेकिन थोड़ा सा याद करने के लिए। फिर हमने यहाँ एक ट्रिक बनाई थी कि वहाँ बहुत पैसे लगते हैं ये कवर खरीदने में, मोबाइल के कवर में। तो कवर की बहुत सॉरी मेहनत लगती है, परिश्रम है, सांस फूल जाती है, 2 रुपये एटीएम जाके निकलवा के लाए, बस ये पढ़ा था। अब रीड कराए थे खाली। जो मैं शोषण को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जैसे शोषण नवजात, हाँ और यहाँ भी तो है, इसके नीचे अगर कुछ है तो इसके नीचे भी, तो वो यहाँ गिनती बताई थी। 45 में क्या होता है वयस्क, 15 में क्या होता है नींद में शोषण दर कितनी होती है, और 45 नवजात शिशु की होती है, और वयस्क की 15 होती है, और नींद में शोषण कितनी होती है 13 में। तो शोषण दर मापन यंत्र स्पायरोमीटर होता है। सजीव शोषण में O2 लेते हैं और पादप CO2 पता है ना। अब इसके अलावा जो भी बच गया, इसके नीचे कुछ होगी, इसके नीचे जो भी बच गया वो देख लेते हैं। तो निश्वास क्रिया, श्वास अंदर लेना, श्वास अंदर लेना 2 सेकंड, छोड़ने में 3 सेकंड। शोषण दक्षता कितनी होती है, जो में 40% क्या इफिशियंसी होती है, बाकी तो सब पढ़ लिया। अधिक परिश्रम करने पर मसलन में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जीवाणु कवक की उपस्थिति में होता है, और इसमें ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। नोट, वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, जबकि अवयवी शोषण में ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है। अब 2 पेज और पढ़ने हमको, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो अब कितना समय अपने पास, लगभग 8 मिनट का समय है। तो यहाँ हमने कैसे पढ़ा था, ट्रिक क्या थी अपनी कि यहाँ से नीचे कुछ ध्यान रखेंगे, ये वाला फोन पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ से नीचे कुछ ध्यान रखेंगे, यहाँ से ऊपर कुछ ध्यान रखेंगे, यहाँ सामने कुछ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले हमने ना सामने पढ़ा था शायद, हाँ। तो यहाँ से नीचे हमको ध्यान रखना है अंग्रेजी, यहाँ से ऊपर हमको ध्यान रखना है गणित, यहाँ से सामने भी ध्यान रखना है गणित। देखो यहाँ अंग्रेजी में ये O2 CO2 है, यहाँ गणित में ये हमने पहले देखते हुए लगा दिया था, गोली लगा दिया इस पर 500 500 इस पर। और यहाँ पे भी गणित है तो 4% 10% है ना, और 9% ऐसे, मतलब 9 ऐसे गिनती है, खाली बारी यहाँ वाली ये है। अब ये क्या है जो ट्रिक बनाए उनको पढ़ लेते पहले उनको पढ़ लेते हैं कि O2 क्या करते हैं अपन, कंपेरिजन से तंत्र का कार्य, पाचन तंत्र से पचन, पोषक पदार्थों, शोषणांगों से O2 तथा अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन को शरीर की कोशिकाओं में वितरित करना तथा कोशिकाओं से CO2 को शोषणांगों और NH3 यूरिया आदि उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाने का कार्य होता है। कुछ भी नहीं, मतलब CO2 O2 अपन कैसे पूरे शरीर में घूमता रहता है, ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता रखा। यहाँ जाओ तो फेफड़ों की कुल वायु धारिता कितनी होती है, इतनी होती है। इसको लीटर में कहोगे तो इतना यानी 4-5 कर दोगे, खाली 4.5 मतलब 4.5। अब यहाँ जाओ 4% क्या होता है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। 10% क्या होता है, कोशिकाओं में मात्र कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े तक पहुंचाई जाती है, कोशिकाओं से मात्र, अच्छा 10% कोशिकाओं से मात्र 10% कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड क्यों पहुंचाएंगे वैसे फेफड़े तक। और 9 क्या है, 9 जो उपस्थियां हैं, स्वर यंत्र की दीवार में कितनी उपस्थियों का कंकाल होता है 9 का। अब यहाँ 70 भी बच गया ना, तो बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है 70% CO2 का, ठीक है। अब ट्रिक तो पढ़ ली, अब ट्रिक के अलावा जो भी बच गया उससे सिर्फ गो थ्रू होना है ना। तो यहाँ हमने क्या करता था कि ये ट्रिक है, इसके अलावा ऊपर कुछ है, इसके अलावा नीचे कुछ है, इसके बीच में कुछ है। यहाँ ट्रिक से क्या करता था कि यहाँ ट्रिक के नीचे कुछ है, वो दो इस जोड़े में 2 है ऐसे बनाया था ताकि चीजें आ जाए। यहाँ ट्रिक है, इसके नीचे ना रस है, मतलब ट्रिक के नीचे क्या जूस पढ़ाओ, मतलब ऐसे करेंगे तो उसी तरीके से पढ़ेंगे। और बाकी ये तो बनाएगा काफी अलग ही तरीके से, है ना। तो ऊपर क्या है, बीच में क्या है, नीचे क्या है, उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो फेफड़ों में निश्चित दर वायु भरी तथा निकाली जाती है। ये प्रक्रिया उच्छ्वासोत्सर्जन कहलाती है। विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण द्वारा होता है। विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण द्वारा होता है। फेफड़ों में गैसों का विनिमय है। किस प्रक्रिया के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है विसरण के दौरान। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा कार्बन, ये तो पढ़ लिया। इसके बाद नीचे क्या है, तो जस्ट नीचे अनॉक्सीशोषण में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल तथा बैक्टीरिया यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित होता है। इसे ही शर्करा किण्वन कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट थे यहाँ, एक तो शर्करा किण्वन है, एक केबोलिटा क्रिया वगैरह है, नहीं एक शर्करा है, एक अनॉक्सीशोषण है, ऐसा करके कुछ है। तो शर्करा किण्वन पढ़ लिया आपने, अब अनॉक्सीशोषण पढ़ते हैं। प्राय गहराई में स्थित ऊतकों में जैव रासायनिक क्रिया की दृष्टि से शोषण केटाबोलिक क्रिया और अनॉक्सीशोषण में ग्लूकोज का एक अणु कितनी ऊर्जा मुक्त करता है, तो 56 कैलोरी मुक्त करता है। पढ़ लिया जो भी था, ठीक है। अब आते बीच में, तो बीच में देखो यहाँ है कि इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है शोषण में, और मनुष्य का श्वसन तंत्र बनता है नासा, ग्रसनी, डेरिक्स, स्वरयंत्र, ट्रेकिया, बोंकाई और ब्रोकियोल्स, फेफड़ा, ठीक है।
उसके बाद प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बनिक अम्ल। हाँ, उसको बीच के लिए भी एक ट्रिक थी कि कफ था, तो कार्बनिक अम्ल क्या होता है, प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कार्बनिक अम्ल। ए से क्या है, तो ए से आंतरिक शोषण है ना, ऊतक द्रव्य एवं शरीर के अंदर उपस्थित रुधिर के बीच गैसों का विनिमय आंतरिक शोषण कहलाता है। देन कोशिकीय शोषण क्या है, कोशिका द्वारा खाद्य पदार्थ के पाचन क्रिया से प्राप्त ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना कोशिकीय शोषण कहलाता है। और कफ है तो फ्यूरी कला से क्या है कि फ्यूरल गुहा के चारों ओर किसका आगमन होता है, इसका। और ए से देखो कफ में ए भी आ रहा है, तो ए से एक और चीज है, एक तो ए से आंतरिक शोषण है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन चक्र भी। तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन संयोजित होकर किस स्थायी अस्थायी यौगिक का निर्माण ऑक्सी हीमोग्लोबिन चक्र लग रहा है, तो सब पढ़ लिया। अब देखो समय का मैं इन ट्रिक को देखने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है ना, तो 5 मिनट ही अपने पास, 1 मिनट रुकते हैं तो फटाफट से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जो भी बचा उसको बस रीड कर लेते हैं कि यहाँ क्या होता है। एक वयस्क मनुष्य प्रति मिनट सांस लेता है 12 से 15 बार। हृदय द्वारा एक धड़कन में रक्त पंप किया जाता है 70 मिलियन रक्त को। देन पेसमेकर का संबंध दिल को धड़कन प्रारंभ करने से। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, धमनी सेक से। और लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा घावों को भरने में सहायता करता है। लसिका है। हृदय का आयतन सामान्य हो जाने से शिराओं का रक्त हृदय में आने की प्रक्रिया प्रसरण या टोल कहलाती है। और हृदय की धड़कन को मंद नियंत्रित करती है, क्रमशः वेगस तथा त्वरक तंत्रिका है। हृदय की धड़कन नियंत्रित की जाती है थायरोक्सिन तथा एड्रेनालिन से। लसिका के प्रवाह की दिशा हमेशा होती है ऊतक व हृदय की। और लसिका की रचना लगभग प्लाज्मा जैसी होती है, जिसमें कई पौष्टिक पदार्थ और ऑक्सीजन होते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन का सही चक्रण है। फुफ्फुस से रक्त है, ऊतक है। यहाँ पर लेते हैं, वह देखो समय थोड़ा सा कम है, अपने को ट्रिक ही याद करनी पड़ेगी। देखो यहाँ र से अपने रुधिर समन तंत्र है, यहाँ ल से अपने ल स कहा था लेकिन ल है, लसिका तंत्र है। और यह हृदय रुधिर वाहिनियां तथा रुधिर सम्मिलित होता है, इसमें लसिका गांठें, लसिका अंग आदि चीजें शामिल होती है। यहाँ है कि नासा छिद्र आता है, फिर नासिका, फिर ग्रसनी, कंठ, ट्रकिया, श्वसनिका, वायुकोश, रक्त है, ऊतक है, ये सब है ना। और इसमें डार्केटम कौन आते हैं, सरीसृप पक्षी स्तनधारी में फेफड़ों से होती है सांस। और उभयचर में त्वचा, गुहा, फेफड़े और बुरोफेरेथिन से होती है। और फ्लोस्टामेटा मछलियां जो है वो गीले फेफड़ों देती है, तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है हमने 4 कोष्टक पढ़े थे। पहले वो पढ़ेंगे जो हमने बना रखा है, उसके बाद दूसरी बात 1 2 3 4 4 कोष्टक है। 5 × 3.5 इंच है और 300 ग्राम है ना। उसके बाद त्रिवलन कपाट या ट्राइस्कपिट कपाट है। देन शीतलन करती है। देन फोसा ओवेलिस है ना। अब अपने पास 3 मिनट का समय, तो इसके अलावा भी हमको कुछ पढ़ना है। तो इसके अलावा है ना बहुत सारी चीजें हैं यहाँ, है ना। याद रखने लायक तो बहुत कम है, लेकिन कुछ है। देखो यहाँ अपन कह देते हैं कि हृदय का खांचा आलिंद नील के बीच के भाग को कहते हैं। यहाँ अपन कह देते हैं कि गर्भावस्था शब्द को जोड़ते अपन, यहाँ है ना। कहाँ चला गया गर्भावस्था, तो ये रहा भ्रूणावस्था शब्द को जोड़ते हैं। यहाँ कुछ नीचे आ जाता है, यहाँ तो कुछ खास नहीं है। यहाँ भी भ्रूणावस्था की बात आती है, इसके साथ लगती हुई भ्रूणावस्था की बात आती है। उसके बाद यहाँ भी शीतलन लगती हुई कुछ बातें आती है। बहुत सारी बातें हैं, हमको रीड तो करना था लेकिन इसको रीड नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत ऐसी है कि बहुत महीन इन्फॉर्मेशन। ये खून यहाँ जाता है, महाधमनी, शिरान, धमनी, ब्लड ने, निलंदन, आलय ने, मतलब बहुत फाइन बातें। कोई बात नहीं अगर नहीं हुआ तो मतलब अगला अपन अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो ये था पूरा सेशन, मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। समय अभी अपने पास 2 मिनट का समय, तो चलो एक पैराग्राफ तो पढ़ लिया, है ना। और उनको पेरिकार्डियम कहा जाता है। उसमें 2 स्तर होते हैं, बाह्य पेराइटल पेरिकार्डियम का, आंतरिक विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों झिल्लियों के मध्य की संगठी जगह को पेरिकार्डियम गुहा कहते हैं। और इसमें भरे द्रव्य को पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य पेरिकार्डियम द्वारा स्रावित पेरिकार्डियम द्रव्य हृदय की बाहरी आकर से सुरक्षा करता है, हृदय को सदैव नम रखता है और हृदय आवरण की दोनों झिल्लियों को चिपकाने से रोकता है। यह स्पंदन में होने वाले घर्षण को दुष्प्रभाव से बचाता है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है, 2 अलिंद, 2 निलंबन। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का मांसल खोखला से शंका करता है। हृदय का आकार इतना होता है। हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग अलिंद होता है, निचले शंकाकार भाग को नीले कहते हैं। और अलिंद तथा के मध्य एक स्पष्ट खांचा होता है जिसको कोरोनरी सर्कस या फिर हृदय खांचा कहते हैं। और खांचा अलिंदों की तरफ ज्यादा होता है, इसी कारण अलिंद नीले से छोटे होता है। बाएं नीले, दाएं नीले से अधिक पेशी तथा मोटी भित्ति वाला होता है, क्योंकि नीले दूध को उन आयनियों में फॉर्म करता है जो कि पूरे शरीर में ले जाती है। जो कि दाएं नीले केवल फेफड़ों को भी अपना हृदय पहुंचाता है। हृदय की आंतरिक संरचना, अब थोड़ा समय हुआ तो पढ़ेंगे, हाँ है अपने पास समय 1 मिनट तो पढ़ लेते हैं। हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्षैतिजकार के दौरान होता है। हृदय की दीवार मुख्यतः हृदय पेशी की बनी होती है। हृदय पेशियां शाखा में देखी तथा नीचे होती है। हृदय की भित्ति में 3 स्तर होते हैं। सबसे भारी तथा एपिकार्डियल होता है, मध्य स्तर मायोकार्डियल होता है, आंतरिक स्तर एंडोकार्डियल होता है। हृदय भित्ति की मोटाई तथा मायोकार्डियम पर निर्भर करती है। हृदय के दोनों आलिंद अनुलंब अंतरा आलिंद पर द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। और इसका अंतरा आलिंद पट्टी के पश्च भाग में दाहिनी ओर कोसो ओवेलिक नामक अंडाकार विशेष होता है। भ्रूणावस्था में इसी स्थान पर फोरोमेन ओवेलिस छिद्र होता है। भ्रूणावस्था पाए जाने वाले फोरोमेन और इस छिद्र द्वारा दाएं आलिंद से रक्त बाएं आलिंद से सीधे आ जाता है, क्योंकि भ्रूणावस्था में फेफड़ा कार्यशील होते हैं और वयस्क अवस्था में यह छिद्र होता बंद हो जाता है। मनुष्य के दाएं आलिंद में एक अग्र महाशिरा तथा पश्चिम महाशिरा पृथक छिद्र द्वारा खुलती है। पश्चिम महाशिरा के खुलने वाले स्थान पर एक झिल्लीनुमा वलन तथा यूकेरियोटिक कपाट होता है। और दाएं आलिंद से हृदय की दीवार, है ना। तो दाएं आलिंद से जो है वो हृदय की दीवार कहाँ चले गए,
हृदय की दीवार रुधिर आने में आने पर कोरोनरी साइनस होता है। कोरोनरी साइनस के छिद्र पर थिबिएसन कपाट का कोरोनरी बल्ब पाया जाता है और बाएं आलिंद की फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आने वाली पाल्मोनरी फुफ्फुस खुलती है जिनकी संख्या पर 4 होते हैं। प्रत्येक यहाँ थोड़ा और पढ़ लेते हैं। आलिंद अपने चारों ओर की लेने के एक बड़े आलिंद नीले छिद्र द्वारा खुलता है। इन छिद्रों पर पेशी प्रवर्धन से बने हुए कपाट पाए जाते हैं। दाएं छिद्र पर इसे दाएं आलिंद नीले कपाट केवल 3 वलनों का बना होता है। इसे बाएं आलिंद नीले कपाट के केवल 2 अधिक बड़े और मोटे फ्लोस का बना होता है। इसे द्विवलनी कपाट या बाह्य स्पिट वाल्व भी कहते हैं। मिल्टन कपाट कहते हैं। यह कपाट रक्त को आलिंदों में से नीले में 2 जाने देते हैं किंतु पुनः वापस नहीं आने देते। दाएं नीले के बाएं भाग में पल्मोनरी चाप मिलता है जो फेफड़ों को अशुद्ध रक्त पहुंचाते हैं। चाप के आधार पर 3 वलनों के द्वारा ओके तो कहाँ थे चाप 3 वलन द्वारा रक्त चंद्राकार कपाट जो रक्त में पल्मोनरी चाप से उल्टे नियम वाले से रोकता है। बाएं नीले में दाएं भाग से कैरोटो को स्टेमेटिक चाप या ग्रीवा दहनी धमनी चाप निकलता है और इसके आधार पर भाग में 3 वलन वाला अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है जो रक्त को आपस में नीले के आने से रोकता है। फुफ्फुसी चाप तथा ग्रीवा देही धमनी चाप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पर लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये था थोड़ा सा पैराग्राफ बच गया। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।